हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम पर। टॉक शोज की श्रृंखला में हम डोमेन एक्सपर्ट्स को, विशेषज्ञों को, विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। जिस विद्वान को आज हमने आमंत्रित किया है, जो हमारे साथ हैं, वो है श्री हरजिंदर जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। हरजिंदर जी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, इससे पहले अमर उजाला से भी जुड़े रहे हैं। राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक ताना बाना हो, एक गहरी समझ है, एक गहरी पकड़ है। हरजिंदर जी, हमारा सौभाग्य न्यूज टाइम पर कि आप हमारे साथ जुड़े हैं आज। बात करेंगे आज अफगानिस्तान में घट रही घटनाओं की। तेजी से बदलता हुआ मंजर, हर पल बदलता हुआ मंजर, कब क्या हो जाए पता नहीं। जहां अभी एक हफ्ता पहले सोच रहे थे कि ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि अमेरिका भी कह रहा था कि 90 दिनों में तालिबान शायद काबुल पे कब्जा कर ले, फिर 2-3 दिन पहले घटकर 30 दिन हो गया और अचानक खबर आई कि काबुल के ऊपर कब्जा हो गया या सरेंडर कर दिया गया अफगान फोर्सेस के द्वारा। स्थितियां इतनी तेजी से बदली हैं कि पूरा विश्व हतप्रभ रह गया है कि क्या गया। समझ नहीं आया कि वहां पर किस किस्म का घटनाक्रम है। पैनिक है। जो एयरपोर्ट की जो सीन्स हैं, वो वास्तव में एक किस्म से विचलित कर देने वाले सीन है। हरजिंदर जी, आपने तो जीवन को बहुत नजदीक से देखा, पत्रकारिता को भी देखा, जीवन के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को देखा, आसपास के देशों के ताने बाने को भी आप अच्छे ढंग से पहचानते हैं। इस घटनाक्रम की अगर पहली टिप्पणी आपसे दूं तो किस नजर से आप देखते देखिए, ये जो हुआ है इसके बारे में हम पिछले 1 साल से ये समझ बन गई थी कि ये होने वाला है। हैं? जी। ट्रंप ने समझौता किया था। ट्रंप ने 1 मई की डेट दी थी कि 1 मई 2021 को हम वहां से निकल जाएंगे, हम अपनी सेना जी। को वापस बुला लेंगे। जी। जो बिडेन जब बने हैं वहाँ के राष्ट्रपति, तो उन्होंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और जो 9/11 की वर्षगांठ थी उस पर उन्होंने कहा कि हम 11 सितंबर को वहां से चले जाएंगे। जी। और उसका मतलब ये होना ही था, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा, जी। अचानक हो, इस तरह से हो जाएगा जिसे कहते हैं कि पर्दा अचानक गिर गया, जो है, या अमेरिका के लिए गिर गया और तालिबान के लिए उठ गया। तो जी। ये इतना अचानक हो गया है कि इसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, क्या स्थितियां हैं, क्या वो है। तो और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए दिक्कत है जी। या भारत के लिए दिक्कत है, तालिबान भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है अभी। इतनी जी। जल्दी उनको ये उम्मीद शायद नहीं थी कि इतनी जल्दी होगा। जी। या पाकिस्तान को आप देखें तो पाकिस्तान में बहुत खुशी मनाई जा रही है इसे लेकर, जी। लेकिन पाकिस्तान भी उसके तरह तरह के अंतर्द्वंद हैं, उनमें फंसा हुआ है। जी। जैसे कल वहाँ या परसों वहाँ आज उसमें एक प्रतिनिधि मंडल आया। ये प्रतिनिधि मंडल नॉर्दर्न अलायंस का था। नॉर्दर्न जी। अलायंस यानी मजारे शरीफ वाले जी। इलाके का। जी। बल्क और अगर एरिया। आप याद कीजिए तो नॉर्दर्न अलायंस का भारत से बहुत अच्छा संबंध था जब पिछला तालिबान शासन था। जी। बल्कि भारत में जो एम्बेसी थी इनकी अफगानिस्तान की, वो दरअसल नॉर्दर्न अलायंस की एम्बेसी थी। जी। और अब ये लोग, जो उनके नेता हैं अहमद शाह मसूद, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान में गए हैं और वहां जाके मिले हैं, जी। क्योंकि उनको लग रहा है ऐसे में भारत के साथ रहना या भारत जैसे देशों के साथ रहना ये मुश्किल काम है। इसलिए पाकिस्तान का इस समय रोल हो सकता है उससे मिला जाए। तो ये जी। स्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं, इसलिए दोनों तरफ की चीज लोगों को समझ में नहीं आया है कि क्या करना है इस समय। जी। इसमें हरजिंदर जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये ब्लड बाथ नहीं हुआ है, ब्लडलेस कू हुआ है। एक इतनी बड़ी ट्रेंड आर्मी अमेरिका के द्वारा, और वो इतना टेम सरेंडर अपने से एक बहुत छोटे ग्रुप के सामने। कुछ सुनने में मुझे आया था कि अफगानिस्तान के जो कबाइले हैं या कबीले जिन्हें कहा जाता है, ग्रुप्स जो हैं अलग अलग, चाहे वो हेरात साइड के हों जो ईरान बॉर्डर पर है, या फिर बल्क एरिया मज़ार शरीफ की आपने बात की, नॉर्दर्न आपके ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर के ऊपर वहां लगते हैं, या जलालाबाद की बात। ये
कुछ ऐसा करते थे कि इसमें एक भाई तो तालिबान चला जाता था सुना, और एक भाई आर्मी में चला जाता था अफगान में, और बाद में कुछ मिली जुली इनकी बात हुई। और ऐसा सरेंडर मैंने तो लाइफ में कभी देखा नहीं, बिना इसके कि आप एक छोटे से क्या कहते हैं ग्रुप के सामने हथियार उनके पास में थे, आपके पास तो बहुत कुछ था, और आप टेम सरेंडर करके चले गए। क्या कुछ प्लान था पहले अमेरिका के द्वारा बैक चैनल्स में? नहीं, मुझे इसमें लगता है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि एक भाई सेना में है और एक भाई वो है, ये बहुत यूनिवर्सल इसको नहीं माना जा सकता। वैसे वैसे पाकिस्तान में एक चुटकुला चलता है कि आपके अगर 2 बेटे हैं, तो एक को आप फौज में भेज दीजिए और दूसरे को पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ या तो फौज का शासन रहेगा या दूसरा पॉलिटिक्स का शासन रहेगा। तो वैसे स्थिति नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये बहुत साफ हो गया था कि अब जो है ये लड़ाई हम हार चुके हैं। अगर आप 20 दिन पहले जाएं, तो 20 दिन पहले तो ये फौजें लड़ रही थी तालिबान से, जी बाकायदा लड़ाई हो रही थी। जी फिर जब ये लगा कि सब छोड़ के भाग रहे हैं, अमेरिका छोड़ के भाग रहा है और अशरफ घानी खुद छोड़ के भाग गए, तो सेना किसके लिए लड़ेगी भाई? आपकी कमांड जो है, जिसके जिसके आदेश के अनुसार आप लड़ते थे, वो कमांड ही अगर भाग जाए, सुप्रीम कमांडर भाग जाए, तो सेना किसके लिए लड़ेगी और क्यों लड़ेगी? और फिर सेना सिर्फ सेना नहीं है, उनके परिवार के लोग भी हैं। अगर वो लड़ते तो हो सकता है कि उनको जो भी गद्दार घोषित किया जाता, ये किया जाता, उनके परिवार पे क्या बीतती उनके। तो ये बड़ी समस्या है वहाँ की, जो जिस तरह की जटिलता है वहाँ के समाज की, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता। तो इन्होंने ये बुद्धिमानी दिखाई कि हम लड़ते ही नहीं, बिल्कुल खुला छोड़ दिया। वो सीधे गए, राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। राष्ट्रपति ये भवन में जी। यहाँ से अब कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता कहीं नजर नहीं आता, क्या हो रहा है? देखिए, क्या हो रहा है ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना। अ, जिसे हम कहते हैं ये तालिबान शासन 2.0, जी ये कैसा होगा ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले 20 साल में तालिबान में कुछ मैच्योरिटी आई होगी। ये पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी आज जो है ब्रिटेन के जो सेना अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया है कि तालिबान जो है वैसे नहीं होंगे जैसे पहले थे। तो ये पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है। देखिए, तालिबान को अपनी राजनीति विकसित करने का कोई मौका कभी नहीं मिला। जी जब वो 90 के दशक के मिड में वहां पर आए शासन में, तो उनको एक तो किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। जी सिर्फ पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, जी 3 देशों का रिकॉग्निशन था और उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं था। जी दूसरी बात ये थी कि वहां पर विदेशी लोग आ चुके थे जो कि लड़ाई लड़ रहे थे और वो उनके नेता बन गए, जी ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जैसे। जी तो उनकी अपनी राजनीति कैसे विकसित होगी ये कभी स्पष्ट नहीं रहा। और ये कुछ समय तो ऐसा लगा कि जो तालिबान है वो दरअसल ओसामा बिन लादेन की लड़ाई लड़ रहे थे, जी वो अपनी अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा कहीं नहीं दिखा। अब इस बीच में एक चीज ये हुई है कि जो दोहा में, कतर में जो वार्ता चली है लंबी, जब आप किसी को वार्ता की मेज पर बुला लेते हैं और उससे सीधा बात करते हैं, तो चीजें बदलती हैं, उसका रवैया भी बदलता है, आपका भी उसके प्रति नजरिया बदलता है। जी तो ये बदलाव कितना हुआ होगा और कितनी गहराई तक जाएगा, ये अभी हम नहीं जानते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तालिबान की तरफ से, उसमें तो संकेत बहुत अच्छे मिल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा ही ये अभी हम पूरे उसके दावे के साथ नहीं कह सकते। देखिए, तालिबान है और उनकी कट्टरता है। अब ये देखना है कि कट्टरता जो है वो तालिबान को चलाएगी या तालिबान अपनी कट्टरता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। यानी तालिबान उस कट्टरता के गुलाम बनेंगे या उस कट्टरता को अपना गुलाम बनाएंगे। आने वाले कुछ समय में स्थितियां जो हैं इससे तय होंगी। जी भारत हमेशा से देखा जाए तो तालिबान को एक आतंकवादी ग्रुप मानता आया है, देखा जाए। और प्रधानमंत्री जी ने भी एक स्पीच में 2015 के अंदर, शायद यूएई में थी, जहां खुलेआम कहा था कि कोई गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म नहीं होता, टेररिज्म टेररिज्म होता है, और पूरी दुनिया को फैसला करना चाहिए कि
उसके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए। बात अच्छी, बिल्कुल सही है इन प्रिंसिपल सिद्धांत के रूप में। लेकिन अब जबकि चाइना ने रिकॉग्निशन दिया है, रशिया भी ऑलमोस्ट अभी अपने राजदूत के द्वारा बात कर रहा है, बाकी देश भी शायद अभी एक डिसीजन ले सकते हैं। भारत के लिए भी एक घड़ी है डिसीजन लेने की, यहाँ जाए या वहां जाए, लेकिन भारत अभी पेशोपेश में शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन आज एक स्टेटमेंट पढ़कर थोड़ा मुझे हैरानी हुई, जो हेडलाइंस थी आज के एक मुख्य अंग्रेजी न्यूज़पेपर की, इंडिया हैज टू फॉलो द डिसीजन ऑफ डेमोक्रेटिक ब्लॉक। ये क्या कोई एक फैसला लेने की जो घड़ी आई है उससे बच निकलने की बात? देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम आते हैं उस बयान पर जो उन्होंने गुड तालिबान और बैड तालिबान का बयान दिया। ये दरअसल बयान जो है ये अफगानिस्तान को टारगेट करके नहीं दिया गया, इसको समझ लीजिए। ये पाकिस्तान को टारगेट करके दिया गया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ये थ्योरी चला रहा था कि कुछ गुड तालिबान है, कुछ बैड तालिबान है, और हमें गुड तालिबान से समझौता कर, ये हमें यानी अमेरिका को गुड तालिबान से समझौता करना चाहिए। और गुड तालिबान का उसका मतलब था कि हक्कानी नेटवर्क जो है, जी जी वो वही कोशिश कर रहा था। तो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया या भारत का जो बयान था वो दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ था कि ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी चला रहे हैं, इस थ्योरी पर दुनिया को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भारत के लिए ये मुश्किल समय है दरअसल। मुश्किल इस तरह से कि अब भारत अपनी डिप्लोमेसी को कैसे शुरू करें। ऐसा कहा जाता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी काफी पहले से शुरू हो गई। दोहा में अपने विदेश मंत्री गए भी, उनकी एक फोटो भी छपी है तालिबान नेतृत्व के साथ। क्योंकि तालिबान अगर वहां सरकार बन गई है तो बेटर ये है कि आप उससे सीधे डील करें, बजाय इसके कि आप उसका बहिष्कार करें। क्योंकि आप डील करेंगे तो बहुत, देखिए जब कंधार वाला अपहरण हुआ था तो भारत की समस्या ये थी कि भारत का तालिबान से कोई संपर्क ही नहीं, जी और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आई। जी तो ऐसी समस्याएं ना आए इसलिए और दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो कट्टरपंथी हैं और हमारा उनसे संबंध है। ईरान जी, क्या कम बिल्कुल कट्टरपंथी है? बिल्कुल 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 सऊदी अरब क्या कम कट्टरपंथी है? बिल्कुल। उनसे हमारा संबंध है। पाकिस्तान तालिबान की इक्वेशन है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये जो तालिबान है, इनकी अगर सरकार बन जाती है और लेजिटिमेट सरकार होती है, दुनिया के सारे देश मान्यता देने के लिए इस बार लगता है कि तैयार बैठे हैं, एक बार सरकार तय हो जाए कि नेतृत्व ये है, तो भारत क्या करेगा? भारत आइसोलेट थोड़ी ना होगा, भारत भी उनको समर्थन देगा, उनको वो देगा। आप डेमोक्रेटिक ब्लॉक के नाम पर आप दे दें या किसी भी नाम से दे दें, लेकिन अंत में आपको ये करना भी पड़ सकता है। जी। टेलीविजन मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, न्यूज मीडिया का, इस समय जिस हिसाब से तालिबान के खिलाफ बयान दे रहा है और उनकी ब्रुटैलिटी को शो कर रहा है, और शायद सरकार को प्रोवोक कर रहा है कि कोई संबंध ना रखे जाएं, लेकिन यही मीडिया कल अगर कोई स्टेटमेंट सरकार की ओर से आ जाता है तो वो एक चुप्पी के मोड में चला जाएगा। क्या भारत एक बड़ा राष्ट्र होने के नाते जरूरी है कि वो डेमोक्रेटिक ब्लॉक की ओपिनियन के ऊपर ही जाए, या अपने एक ओपिनियन पैदा करे? क्या ये जरूरी नहीं है? देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेटिक ब्लॉक एज सच कोई चीज है नहीं। ये शब्द आपने कह दिए हैं, ये आज के पेपर की हेडलाइंस नहीं। मतलब सरकार की तरफ से या कह दिए गए हैं। सरकार ने भी शायद डेमोक्रेटिक ब्लॉक शब्द का यूज नहीं किया है, ये अखबार की अपनी एनालिसिस में डेमोक्रेटिक ब्लॉक हो सकता है। आया है। तो इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है, क्योंकि राजनीति अंत में आपकी अपनी जो डिप्लोमेसी है वो आपकी अपनी जियो पॉलिटिक्स से तय होती है, बिल्कुल। आपके अपने हितों से तय होती है। एक चीज देखिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है, भारत भी माना जाता है, अमेरिका भी माना जाता है। अमेरिका ने दुनिया भर में तानाशाह सरकारों को समर्थन दिया क्योंकि उसके हित थे वहां पर। उसने पाकिस्तान की जितनी तानाशाह सरकारें हुई हैं उनको उसने समर्थन दिया क्योंकि उसके हित वहां फंसे हुए थे। उसके हित दुनिया भर में ऐसा है कि जो आप ईरान में देखिए तो राजा पहलवी जो थे वो कोई डेमोक्रेटिक शासन नहीं था, लेकिन उसको अमेरिका समर्थन दे रहा था। तो ये तो क्योंकि आपके हित हैं। तो डिप्लोमेसी इससे चलती है। डिप्लोमेसी
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से नहीं चलती है। जी मुझे ऐसा लगता है हरजिंदर जी की हमारा एक मसला कश्मीर में भी बहुत अहम है, और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि किसी ना किसी दिन, आने वाले दिनों में, अगर अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग कश्मीर के अंदर स्थितियों को और गर्म करने में ना हो, तो बेहतर होगा कि भारत तालिबान से, यानी कि सरकार से, अब कहा जाए, अब तो अफगान सरकार है, वो अफगानिस्तान की सरकार है, जी जी। देखा जाए तो वो सरकार गठित हो जाएगी एक दो चार दिनों में, जब भी उनका प्रक्रिया पूरी होगी वो भी। लेकिन ये तो है, सरकार तो उन्हीं की है, तो बेहतर होगा कि डायरेक्ट बात करें, बिना लाग लपेट के। रिजर्वेशंस तो हैं, रहेंगे, लेकिन एक सरकार से अगर बातचीत करने के बाद हमारे देश पर अगर खतरे कम हो सकते हैं कश्मीर वैली के अंदर, तो मुझे लगता है कि उस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि कश्मीर वैली में अफगानिस्तान की या तालिबान की तरफ से खतरा पैदा होगा, ये ख्वाब जो है पाकिस्तान का है। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि वो कुछ तालिबान को या तालिबान के लड़ाकों को कश्मीर में इस्तेमाल करे। जी छोटे पैमाने पर, फुटकर पैमाने पर उसने थोड़ी बहुत कोशिश भी की, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली। ऐसा जी नहीं हुआ कि वहाँ के बहुत सारे लोग जो थे, कोई बहुत सारा वहाँ के जो वारलॉर्ड थे या तालिबान के बहुत बड़े ग्रुप थे, वो कश्मीर में आ गए हों, सक्रिय हो गए हों, ऐसा हुआ नहीं। दिक्कत पाकिस्तान की ये भी है कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में अफगानिस्तान से लोग भाग कर आए थे, वो इलाकों के बारे में कहा जाता है कि वो तबाही की हद तक पहुंच गए। जी यानी कराची, कराची में जिस तरह से ड्रग एडिक्शन बढ़ा, जिस तरह से अपहरण वहां बढ़ गया, जिस तरह से सारे गैर कानूनी धंधों की जो है वो केंद्र बन गया, वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि वहाँ अफगान शरणार्थी एकदम से आ गए, और उसमें वो भी लोग थे जो दरअसल उधर लड़ाके थे और सरकार से बचने के लिए आए थे। और ज्यादातर लोग, अगर आप उस दिन हवाई अड्डे वाली तस्वीरें कह रही थे तो कह रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर पुरुष हैं। कुछ एक हम्म, विजुअल बाद में आए जिसमें महिलाएं भी हैं। हम्म, तो ये सब पुरुष जब आए हैं तो बहुत सारी चीजें लाए। अब अगर आप उनको कश्मीर तक ले जाना चाहते हैं, तो फिर तो आपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। जी तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत आसान नहीं है, और तालिबान का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है कश्मीर में वो करने का। उनको मजहब के नाम पर, उनको कट्टरता के नाम पर हो सकता है पाकिस्तान कश्मीर तक ले आए, जिसकी संभावना मुझे कम से कम अभी नहीं दिख रही है। हम्म, लेकिन तालिबान का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि तालिबान अपने को अब ये चाहते हैं कि ये पकड़ मजबूत हो, पिछली बार की तरह ये ना हो कि फिर वो 20 साल के लिए यहाँ से गायब हो जाए। तो वो अपनी पकड़ मजबूत बनाए, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले, ये ज्यादा जरूरी है। तो वो टैक्टिकल मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। जी जी चलिए, बिल्कुल। एक लास्ट सवाल पर आते हैं। एक बहुत बड़ा संशय है लोगों के मन में, एप्रीहेंशंस हैं कि क्या अफगानिस्तान फिर से जिहादी प्रवृत्तियों का एक नया सेंटर बनकर उभर सकता है। अभी ये अनुमान के दायरे में है। अलग अलग जो विद्वान हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग उनकी राय है। आप भी एक विद्वान हैं और चीजों को जमीनी क्या रूप से बेहतर ढंग से समझते हैं। आपके हिसाब से कुछ इंडिकेशन तो पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, सही बात है, लेकिन इस बात का फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में चीजें हैं कि जिहादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता है और वो पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये खतरा, ये आशंका बनी रहेगी। उसकी वजह यह है कि जो तालिबान का पिछला इतिहास है, या उनकी जो तस्वीर हमारे दिमागों में बसी हुई है, वो इतनी जल्दी भुलाई नहीं जा सकती। जी तालिबान ने पिछली बार यही किया कि दुनिया भर के जिहादी तत्वों को अपने यहाँ जगह दी, और फिर उन्होंने अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल अमेरिका पर हमले के लिए किया। जी नतीजा क्या हुआ, ये तालिबान के सामने बहुत साफ होगा। जी आप ये देखिए कि इतने दिन से खबर आ रही है, 3-4 दिन से आपको खबर मिल रही है, कई दिनों से मिल रही है कि तालिबान जो है कब्जा कर रहे हैं, सब जगह करते आ रहे हैं, फिर काबुल पे उन्होंने कब्जा कर लिया।
एक आदमी जो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है उसका नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा, वो है अल जवाहिरी। कोई उसका बयान नहीं आया, कोई उसका नहीं, तो पहले तो हर दूसरे दिन जो है उसका एक वीडियो कैसेट चला हम्म, आता था, कभी ओसामा बिन लादेन का आ जाता था, कभी उसका आ जाता था। हम्म, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि चीजें बदल रही हैं। जी, तो क्या होता है कि किसी भी स्थिति में हम हमारे लिए होता है कि हम बेहतर की उम्मीद करें और बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। तो इस समय दुनिया के लिए यही एक ऑप्शन है कि वो कौशन। बेहतर की उम्मीद करें। जी। इसमें थोड़ा एक लास्ट लाइन के रूप में चाइना और रशिया का जो रोल रहा है इसके अंदर, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं तो उसको नया क्वाड कहता हूँ कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान का जो है, ये चाइना का खास तौर से रोल रहा है। और जहाँ पे उसने ऑफर भी दिया है कि मैं खास तौर से उनका जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है और सीपैक को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं अपना अफगानिस्तान के अंदर, चाइना का वहां तक पहुंचना और उसको एक तरह से, हालांकि चाइना शायद वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं करेगा जो सोवियत यूनियन और अमेरिका ने की थी, लेकिन चाइना दूसरे तरीके से देशों को कैप्चर करने के लिए माहिर है। और चाइना का सारा इंटरेस्ट दे दे के उसकी रेयर अर्थ के ऊपर है, जो अफगान की भूमि पे प्लेंटी में अवेलेबल है। चाइना के रोल को सिर्फ ये लास्ट एक लाइन के रूप में किस रूप में आप देखते हैं, और चाइना क्या रोल निभा सकता है, भारत के लिए कैसा एक नए खतरे का कारण हो सकता है? देखिए, चाइना को थोड़ी देर के लिए हम किनारे रखते हैं। भारत में एक डॉक्ट्रिन थी जो बहुत चल नहीं सकी। क्यों नहीं चल सकी वो आप समझ ही जाएंगे कि अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं और फिर इन दोनों के रिश्ते अफगानिस्तान से अच्छे हो जाएं, तो संभावनाओं का एक बहुत बड़ा द्वार खुल जाएगा। क्योंकि उसके उस पार तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान है। ये सब वो देश हैं जहाँ पेट्रोलियम है। जहाँ अब तुर्कमेनिस्तान के तो आगे कैस्पियन सागर शुरू हो जाता है और यूरोप शुरू हो जाता है। जी, तो ये एक बहुत बड़ा बाजार होगा। बहुत बड़ी जो है हमें बहुत बहुत सारे मिनरल, बहुत से आयल बहुत आसानी से मिल सकेंगे और ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। जी, लेकिन भारत इसको क्यों नहीं कर सका? क्योंकि भारत के पाकिस्तान से कभी संबंध अच्छे हो नहीं सके थे और हो सकते भी नहीं शायद अभी फिलहाल, हाल फिलहाल तो। लेकिन ये ऑप्शन अब चाइना के साथ खुल गया है। जी, चाइना के पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान के भरोसे वो अफगानिस्तान में अपनी पैठ जमाना चाहता है। अफगानिस्तान में लिटरली अमेरिका ने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर वो इन्वेस्ट करता है और उसका इस्तेमाल करता है तो चाइना के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि करीब 70 या 75 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है जो अफगानिस्तान और चाइना का मिलता है। जी, तो इस जो ये जो बॉर्डर है इसके इस पार अफगानिस्तान है और उस तरफ जिनजियांग है। जी, जिनजियांग जहां उइगर लोग रहते हैं। जी, 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 और चाइना को लगता है कि अगर उसने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो ये उइगर वाली उसको भड़का सकते हैं। ये सामर्थ्य तालिबान में है। जी, तो इसलिए जो है उसको ये डर है। और अगर ऐसा हो गया खुदा ना खास्ता तो चाइना को वहीं पूरी तरह से उलझ जाना होगा और जो वो विश्व विजय, जो आर्थिक रूप से विश्व विजय का वो सोच रहा है, वो बाधा पहुंचेगी। तो इसलिए चाइना को एक्टिव होना वहां जरूरी था। बिल्कुल सही कहा आपने। और दर्शक मित्रों, ये थे विचार हरजिंदर जी के, और बेबाकी से बात कही उन्होंने, खुलकर बात कही है। हालांकि अफगानिस्तान की स्थितियां अभी अनफोल्ड हो रही हैं, आने वाले दिन कैसे होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। कोई एक आखिरी कमेंट आप करना चाहें? नहीं, आखिरी कमेंट तो मेरा कुछ नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी जो है भारत के लिए बहुत कुछ देखना है। देखिए, एक तो अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड देश है। तो अब भारत के लिए दिक्कत ये होगी कि वहां तक पहुंचे कैसे। सही बात क्योंकि है। पाकिस्तान के जरिए नहीं पहुंच सकते तो ईरान के जरिए क्या पहुंच सकते हैं? भारत ने जो चाबहार पोर्ट था वो इसीलिए बन रहा था कि अफगानिस्तान को वहां तक एंट्री मिल सके। तो ये तभी हो सकता है जब अफगानिस्तान और ईरान के रिश्ते हों और भारत भी उस तरफ से जा सके।
तो ये थोड़ा मुश्किल, लैंडलॉक्ड देश की जो ये मुश्किल होती है, ये मुश्किल भी भारत को थोड़ा परेशान कर सकती है अफगानिस्तान से संबंध बनाने में। जी बिल्कुल सही कहा। तो दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेंगे विदा, और इस वादे के साथ कि जल्दी आपके साथ सामने होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। और शुक्रिया अदा करेंगे हरजिंदर जी का, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ न्यूज टाइम के दर्शकों के लिए जुड़े। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।